टेड बंडी, एक ऐसा नाम जो सुनते ही अमेरिका के सबसे खौफनाक सीरियल किलर्स की याद आ जाती है। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उसकी जिंदगी, उसके हैरानगीज प्रिजन एस्केप्स और उसके दिमाग के उन अंधेरे कोनों में उतरेंगे जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। सीधे चलते हैं 23 जनवरी 1989 को, फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन, मौत की सजा पाने वालों के उस ब्लॉक में जहां घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही थीं। एग्जीक्यूशन से ठीक 24 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सभी आखिरी अपील्स को खारिज कर दिया था। यानी वो कानूनी सिस्टम जिसके साथ उसने इतने सालों तक खिलवाड़ किया, अब पूरी तरह उसके हाथ से निकल चुका था। उसी बंदी ने एक बार पुलिस के सामने बड़े गुरूर से खुद को द मोस्ट कोल्ड हार्टेड सन ऑफ अ बिच यूल एवर मीट कहा था। लेकिन सच्चाई ये थी कि मौत से एक रात पहले उसका ये सारा गुरूर, सारा ब्रवाडो ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था। आखिरी घंटों में उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ खौफ और पैनिक था। नंबर 1, द फाइनल काउंटडाउन। उस आखिरी दिन जेल का माहौल सच में बेहद बोझिल था। उसने अपनी आखिरी मील स्टेक और एग्स को छुआ तक नहीं, और दोपहर में उसकी अपनी माँ लुईज के साथ एक आखिरी बेहद इमोशनल मुलाकात हुई। बिना किसी रोने धोने के दोनों जानते थे कि अब दोबारा मिलना नहीं होगा। 30। ध्यान दीजिए, सिर्फ एक छोटा सा नंबर लगता है, लेकिन दरअसल ये उन विक्टिम्स की गिनती है जिनका खून करने का जुर्म उसने आखिरी वक्त में कबूल किया था। अलग अलग स्टेट्स में फैली ये संख्या पहले ही बहुत बड़ी लगती है, पर अगर इन्वेस्टिगेटर्स की माने तो सच्चाई शायद और भी भयानक है। असली आंकड़ा 100 से भी ज्यादा हो सकता है। नंबर 2, टू फेसेस ऑफ टेड। आखिर ऐसे भयानक अपराधों के पीछे छुपा हुआ इंसान असल में कैसा था? उसके बचपन और शुरुआती जिंदगी ने एक ऐसे अंधेरे को जन्म दिया था जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। उसकी जिंदगी का ये कॉन्ट्रास्ट एकदम चौंधाने वाला है। एक तरफ उसका पब्लिक पर्सोना, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन का एक चार्मिंग स्टूडेंट, लॉयर बनने के ख्वाब देखने वाला और यहाँ तक कि सुसाइड हॉटलाइन पर दूसरों की मदद करने वाला एक वॉलंटियर। और दूसरी तरफ उसकी प्राइवेट रियलिटी, एक चाइल्डहुड ट्रॉमा से भरा हुआ पीपिंग टॉम और एक बेहद शातिर कैलकुलेटिंग प्रेडेटर। उसकी बायोग्राफी के इन कुछ अहम पहलुओं को देखते हैं। 1946 में जन्मे टेड को बचपन में ये यकीन दिलाया गया था कि उसकी माँ दरअसल उसकी बड़ी बहन है। बड़े होकर वो सियाटल के एक सुइसाइड क्राइसिस क्लिनिक में फेमस ऑथर एन रूल के साथ काम करता था। उसे एक उभरता हुआ इंटेलिजेंट और चार्मिंग रिपब्लिकन स्टार माना जाता था। पर कहते हैं ना, हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है। उसके लिए वो पॉइंट शायद तब आया जब उसकी अमीर खूबसूरत कॉलेज गर्लफ्रेंड ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उस एक रिजेक्शन ने उसके अंदर के गुस्से को एक खास तरह की महिलाओं के खिलाफ मोड़ दिया। नंबर 3, अ ट्रेल ऑफ टेरर। चलिए अब देखते हैं उसके अपराधों का वो तरीका जिसने वॉशिंगटन, यूटा और कोलोराडो हर जगह की पुलिस को पूरी तरह उलझा कर रख दिया था। उसका मोडस ऑपरेंडी एकदम प्रिसाइज था। वो हमेशा लंबे, बीच से मांग निकाले हुए डार्क बालों वाली पतली और ब्राइट महिलाओं को निशाना बनाता था। लोगों की सहानुभूति पाने के लिए वो प्लास्टर कास्ट पहनकर चोटिल होने का नाटक करता था, या फिर कभी पुलिस ऑफिसर जैसी अथॉरिटी फिगर का भेष धार लेता। विक्टिम्स को ले जाने के लिए उसने अपनी फेमस सफ़ेद वॉक्सवैगन बग का इस्तेमाल किया। सोचिए, लेक सैममिश स्टेट पार्क में तो उसने दिन दहाड़े हजारों लोगों की भीड़ के बीच एक ही दिन में 2 लड़कियों का अपहरण कर लिया था। क्या हिम्मत थी! और उसकी चतुराई देखिए। ये टाइमलाइन सिर्फ अरेस्ट्स की नहीं, बल्कि जस्टिस सिस्टम को चकमा देने की हैरतअंगेज मिसाल है। अगस्त 1975 में यूटा में गिरफ्तारी के बाद उसने जून 1977 में एस्पेन कोर्ट हाउस की लाइब्रेरी की खिड़की से कूदकर फरारी ले ली। फिर पकड़ा गया तो दिसंबर 1977 में जेल की छत से भाग निकला। उसके अंदर का ये नार्सिसिस्टिक गुरूर आसमान छू रहा था कि वो पुलिस से ज्यादा शातिर है, और इसी गुरूर में वो जनवरी 1978 में फ्लोरिडा पहुंच गया। जनवरी 1978 में फ्लोरिडा आकर उसकी हिंसा पूरी तरह से बेकाबू हो गई। ची ओमेगा सरोरिटी हाउस की सो रही लड़कियों पर किया गया वो दरिंदा हमला, और उसके बाद एक 12 साल की बच्ची किम्बरली लीच का अपहरण, ये साफ दिखाता है कि अब वो एक ऐसी शार्क फ्रेंजी या पागलपन में डूब चुका था जहां उसने सारी बाउंड्रीज तोड़ दी थीं। नंबर 4, द स्पेक्टिकल ट्रायल। आखिरकार पकड़े जाने के बाद 1979 में उसका फ्लोरिडा ट्रायल शुरू हुआ। यह ट्रायल अमेरिका का पहला ऐसा टेलीवाइज्ड ट्रायल बना जो देखते ही देखते एक मीडिया सर्कस में बदल गया। पूरी दुनिया की नज़रें उस पर टिकी थी। उसकी ईगो यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसने फैसला किया कि वो अपना केस खुद लड़ेगा।
उसका कहना था कि आई एम स्टैंडिंग विद द मैन आई नो बेस्ट राइट नाउ एंड दैट्स मी। अपने इसी ओवर कॉन्फिडेंस में उसने विक्टिम्स और विटनेसेस को खुद क्रॉस एग्जामिन किया और गैस कीजिए, जूरी के सामने ये उसकी सबसे बड़ी और डिजास्ट्रस गलती साबित हुई। उसकी बोलती तब बंद हुई जब कानून ने उसके सामने ठोस सबूत रख दिए। इस पर ध्यान दीजिए, एक तरफ आई विटनेस कैरल डरॉन्च ने आकर पहचान लिया कि वही उसका हमलावर था, और दूसरी तरफ ताबूत में आखिरी कील ठोकी फॉरेंसिक ऑडोंटोलॉजी ने। डॉक्टर रिचर्ड सोवेरॉन ने लीसा लेवी के शरीर पर मिले दांतों के निशानों को बंदी के दांतों के स्ट्रक्चर से एग्जैक्ट मैच कर दिया। ये एक ऐसा इलरिफ्यूटेबल फिजिकल प्रूफ था जिसने उसका सारा गुरूर मिट्टी में मिला दिया और आखिरकार उसे डेथ पेनल्टी दिला दी। नंबर 5, द मोटिव डिबेट। तो अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर आज भी बहस होती है। आखिर इन सब खौफनाक अपराधों के पीछे उसका मोटिव क्या था? साइकोलॉजी इस बारे में क्या कहती है? अपने एग्जीक्यूशन से कुछ देर पहले उसने इवेंजेलिकल लीडर जेम्स डॉब्सन को एक इंटरव्यू दिया। वहां उसने बड़ा साफ साफ अपना पूरा दोष पोर्नोग्राफी और हार्डकोर डिटेक्टिव मैगजीन्स पर डाल दिया। उसने दावा किया कि ऐसी चीजों ने उसे ये सब करने पर मजबूर किया। तो सवाल ये है, क्या वाकई में ये कोई फेटल एडिक्शन थी, या फिर अपने आखिरी वक्त में भी वो मैनिपुलेट ही कर रहा था? इस सवाल ने एक्सपर्ट्स और आम लोगों दोनों को गहरे सोच में डाल दिया। अगर हम एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स की सुने तो उनका मानना है कि बंडी के अंदर कभी पछतावा या ज़मीर था ही नहीं। उसकी हिंसा असल में लोगों पर टोटल कंट्रोल पाने और उन्हें पोजेस करने की एक डार्क डिज़ायर थी। ये जो पोर्नोग्राफी का बहाना था या उसके अंदर किसी बुरी एंटिटी का वास होने की जो बात थी, ये सब असल जिम्मेदारी से भागने का एक नाटक था। कहा जाता है कि अडल्ट मटेरियल्स को दोष देना दरअसल कंजर्वेटिव ग्रुप्स का दिल जीतने की एक कैलकुलेटेड चाल थी। वो आखिरी सांस तक एक मास्टर मैनिपुलेटर ही रहा। और अब वक्त पूरा हो चुका था। वापस चलते हैं उसी एग्जीक्यूशन चेंबर में। 24 जनवरी 1989 सुबह के 7:16। 2000 वोल्ट्स की बिजली का झटका और लेडी किलर नाम का वो डरावना सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। अंदर मौत हुई और जेल के बाहर खड़ी भीड़ इंसाफ मिलने की खुशी में जश्न मना रही थी। लेकिन ये पूरी कहानी जाते जाते हमें एक बहुत ही असहज कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या टेड बंडी जैसे लोग अपने अर्ली ट्रॉमास की वजह से ऐसे बनते हैं, या फिर क्या कुछ लोग शुरू से ही अपने अंदर ऐसी भयानक बुराई लेकर पैदा होते हैं? नेचर या नर्चर की ये डिबेट आज भी जारी है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।